नमस्कार बच्चों। क्लास 6 की हम एनसीईआरटी की बुक्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे 4 चैप्टर वस्तुओं के समूह बनाना। बच्चों देखते हैं इसमें कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे और किससे बनी होती हैं, इसके बारे में हम जानकारी यहाँ पर इस चैप्टर में हासिल करने वाले हैं। तो देखिए, हमारे चारों ओर की हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि हर जगह अलग-अलग विविधता की अनेक वस्तुएं पाई जाती है। इससे पहले के जो भी चैप्टर्स हमने पढ़े हैं, उसमें हमने ये पढ़ा था। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं ना बच्चों, सारी वस्तुएं हम बहुत सी देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की जो आकृति, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होता है। सभी का कैसा होता है बच्चों? भिन्न भिन्न होता है। और अपने चारों ओर आप देखिए और उसमें से गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। जो आपके चारों तरफ जो भी वस्तु दिख रही है बच्चों, उसमें से गोल आकृति की वस्तु आप पहचानिए। और एक इसके लिए क्या है, सूची तैयार करिए। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद गेंद हो सकती है, रबड़ की गेंद जैसे फुटबॉल हो सकती है। मतलब हमारी जो गोल वस्तु हमें ढूंढनी है उसमें गेंद आ सकती है। तो रबड़ की गेंद हो सकती है, फुटबॉल हो सकती है, कंचे हो सकते हैं जो कांच के होते हैं, वो सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें, तो इसमें सेब, अगर हम गोल वस्तुओं को कर रहे हैं सम्मिलित, तो उसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है बिल्कुल। मान लीजिए कि हम ऐसी वस्तुओं को ध्यान दें, हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें हम खा सकते हैं, यानी जिन्हें खाया जा सकता है। तब हम इस सूची में इन सभी वस्तुओं को सम्मिलित कर सकते हैं। मतलब अगर हम खाने वाली वस्तुओं के, तो ये भी सम्मिलित कर सकते हैं। हम गोल वस्तुओं को, गोल आकृति की जो वस्तुएं हैं उनको इकट्ठा कर रहे हैं, तो उनमें हम ये भी वस्तुएं इकट्ठी कर सकते हैं। और जिन्हें हमने अध्याय 1 की सारणी 1.1, 1.2 एवं 1.3 में सूचीबद्ध किया था। यानी हमने वहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो वो खान-पान था, उसके आधार पे हमने जो अपनी टेबल बनाई थी चैप्टर फर्स्ट में, उसी में हम इसको भी क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, सूचीबद्ध कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है, उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हों। हो सकता है कि हमने जो सूची बनाई है उसमें वो वस्तुएं सम्मिलित हो सकती हैं, पहले जो की हैं टेबल में उसमें। तो मान लीजिए, अब ये तो गोल आकार की वस्तु हो गई। अब देखिए, मान लीजिए कि हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। हम बाल्टियां, लंच बॉक्स ले सकते हैं। उसमें बाल्टियां होती हैं प्लास्टिक की, लंच बॉक्स होते हैं, खिलौने होते हैं बच्चों, जल पात्र होता है, पाइप्स होती हैं यानी नलियां, तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में हम क्या दे सकते हैं, स्थान मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपरोक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों तथा जिस पदार्थ से वे बने हैं के आधार पे हमने क्या किया था, उन्हें बांटा था। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थ से बनी हो सकती है। हमारी जितनी भी चारों ओर की वस्तुएं, वो एक से या अनेक पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कागज, पंख तथा मृदा की हो सकती हैं, बनी हो सकती है। ये किसी भी वस्तु, जो हमारे आसपास जो भी वस्तुएं पाई जाती है, वो किसी भी पदार्थ की बन सकती है। यानी कि ये है, हमारे पास ये चीज आ गई है कि वस्तु पदार्थ से बनी होती है। तो ये किसी भी पदार्थ की, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी जो वस्तुएं हैं इकट्ठी की गई हैं और ये विभिन्न प्रकार के वस्तुओं से बनी हुई हैं। जैसे अब इसमें देखें, ये गिलास है, पानी का गिलास, ये कांच का बना है। और ये कांच का जो गिलास है, ये कांच के पदार्थ से बना है, ये धातु के पदार्थ से बना है, और ये प्लास्टिक, इस तरीके से कई पदार्थ सबके अलग अलग पदार्थों से बने होते हैं। अब क्रियाकलाप 1 में देखें हम,
कि हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करें। अब हमने पास जितनी भी वस्तुएं हैं सबको एकत्र कर लें और हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकते हैं। यानी हम अपने चारों ओर जो भी दिख रही है वो वस्तु इकट्ठी कर लें। और ये विद्यालय की बात हो रही है यानी स्कूल्स की। स्कूल में है ना हम क्या कर सकते हैं, एक वस्तु क्या है घर से ला सकते हैं। और जो विद्यालय में देखिए ये कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में यानी विद्यालय के जो कमरे हैं उनमें है ना जो मिल रही है वस्तु उसे एकत्रित कर सकते हैं, अथवा विद्यालय के बाहर से भी एकत्र कर सकते हैं। बाहर जो वस्तुएं मिल रही हैं उसे भी हम क्या कर सकते हैं, बाहर से एकत्र कर सकते हैं। तो हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या-क्या होगा, चॉक हो सकती है, पेंसिल हो सकती है, नोटबुक हो सकता है, रबड़ हो सकती है, डस्टर हो सकते हैं, हथौड़ा हो सकता है, कील, साबुन, पहिया का आरा ये हो सकते हैं। और बच्चों बेल्ट हो सकती है, माचिस की डिब्बी हो सकती है, नमक एवं आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची भी बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं। यानी हम इनके अलावा ऐसी भी कुछ वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम सोच सकते हैं, उन्हें क्लास में नहीं ला सकते, कक्षा रूम में नहीं ला सकते। तो जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, जैसे कौन-सी वस्तुएँ तो कक्षा में कमरे में नहीं ला सकते। उदाहरण के लिए वो दीवार, दीवार को हम नहीं ला सकते। और वृक्ष, जो बाहर वृक्ष लग रहे हैं, पेड़-पौधे लग रहे हैं, हम उनको भी नहीं ला सकते कमरे में। दरवाजे हैं, दरवाजों को भी नहीं ला सकते, पर लेकिन हम उन्हें टेबल में लिख सकते हैं कि ये वस्तुएँ हैं और ये किसकी बनी है, ये लिख सकते हैं। ट्रैक्टर है, सड़कें हैं, ये सभी हम नहीं ये सभी वस्तुएँ हैं जिनको हम टेबल पे लिख सकते हैं। अब इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी हैं। अब हमने बहुत सारी जो चीज़ें इकट्ठी करी जिनको हमने टेबल में लिखा, अब उनमें से हमें वो वस्तुएँ अलग करनी है जो कागज की और लकड़ी की बनी हों। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बाँट सकते हैं, यानी कागज की बनी हुई की और लकड़ी, जो कागज और लकड़ी की बनी हो और बाकी जो बिना कागज और लकड़ी की बनी हो। तो इनमें एक समूह तो सभी वस्तुएँ किसकी हो जाएँगी, सभी वस्तुएँ कागज और लकड़ी की बनी हुई। और बाकी दूसरी वस्तुएँ कौन-सी हो जाएँगी बच्चों? जो वस्तुएँ पदार्थों से मतलब कागज और लकड़ी के पदार्थों से नहीं बनी हो। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। हम ऐसे भी जो खाने में प्रयोग हो रही हैं वस्तुएँ, हम उन्हें भी क्या कर सकते हैं, मतलब पृथक कर सकते हैं। अब देखिए आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, यानी अब हम टेबल को एक वो करते हैं और अच्छे से, और फिर एकत्र की गई सभी वस्तुओं को 4.1 टेबल में लिखेंगे। अभी मैं टेबल आपको बताऊँगी। उसमें बनाएँगे और प्रत्येक वस्तु जिन-जिन पदार्थों से बनी है, उनको पहचानने का प्रयास करेंगे। और इतनी लंबी सारणी बनाना है जिसमें जितनी वस्तुएँ संभव हैं, उन सभी के बारे में सूचना एकत्र करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। मतलब हम उसको एक उसमें लिख लें और पूरा उसको वो कर लें तो हमें पता चलेगा कि वो वस्तु किस-किस की बनी है। तो देखिए एकत्र की गई वस्तुओं में कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं कि कि उन वस्तुओं के पदार्थ किससे बनी है, उनका पता लगाना बच्चों, उनका पता लगाना क्या है, एक कठिन कार्य हो सकता है हमारे लिए। तो ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्रों की, शिक्षकों की और अभिभावकों की क्या हम ले सकते हैं, विचार-विमर्श ले सकते हैं। तो जैसे अब इसमें से अभी आपको टेबल इसमें दिखाएँ। जैसे ये टेबल है। अब ये टेबल है वस्तुएँ, पदार्थ जिससे बनी है, इस तरीके से हम तो एक साइड में हम वस्तुएँ लिखेंगे किसके और वो किस-किस की बनी है। अब देखिए बताओ बच्चों, अगर आपको जैसे पता है पेन, पेन प्लास्टिक का भी होता है, धातु का भी बना होता है। अगर नहीं पता है कि वो धातु का भी बना है कि नहीं, हम कभी बोल देते हैं कि वो काँच काँच जैसा दिखता है कभी-कभी, वो काँच नहीं होता, वो प्लास्टिक होता है। तो वो हम अगर नहीं पता है तो हम अपने अभिभावकों से चर्चा कर सकते हैं, शिक्षकों से पूछ सकते हैं। इस तरीके से हमें वो पता लगेगा और हम उन पदार्थों को लिख सकते हैं और जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। अब देखिए जैसे इसमें बूझो है, ये जानना चाहता है कि क्या हमने ये पता लगाया कि कुछ पदार्थों को उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुएँ बनाने में किया जा सकता है? बिल्कुल सही, है ना? हम
एक पदार्थ जो बना हुआ है वो कई वस्तुओं से तो मतलब कई पदार्थ से तो बना है। एक जो वस्तु है हमारी कई पदार्थों से तो बनी है, ये तो हमने पता लगा लिया। पर लेकिन एक पदार्थ कई वस्तुओं में हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए लकड़ी, लकड़ी से कुर्सी बन सकती है, तो लकड़ी से और भी बहुत सारी चीजें जैसे कि मेज, जो टेबल होती है वो बन सकती है। लकड़ी से कुछ और आइटम्स बन सकते हैं, जैसे कुछ बर्तन भी बन सकते हैं और कुछ है ना आपके कुछ भी लकड़ी का जो भी सजावटी सामान में भी बना सकते हैं हम, बहुत सारी चीजें लकड़ी की बन सकती है। अब देखिए क्रियाकलाप 2 अगर हम देखें तो उसमें टेबल 4.2 जिसमें कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है और इनमें अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ आप सारणी कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। मतलब बच्चों आप जो कॉलम 1 में हम क्या कर सकते हैं, देखिए मैं टेबल पे ही आ जाती हूँ सीधे और आपको टेबल समझाती हूँ। उस क्रियाकलाप का यही उद्देश्य है कि हम एक टेबल और बना सकते हैं। जैसे हमने 4.1 की टेबल बनाई, वो तो ये था कि एक वस्तुएँ हमने लिख ली और वो वस्तुएँ किस-किस की बनी है वो। पर लेकिन अब हम ये लिख सकते हैं कि पदार्थ ले लेते हैं और वो कौन-कौन सी वस्तुओं में है। जैसे कि लकड़ी, इसमें लकड़ी है तो कुर्सी बनती है, मेज भी बनती है उससे, हल भी बनते हैं लकड़ी के, बैलगाड़ी भी बन रही है लकड़ी की और भी उसके पहिए भी बन रहे हैं, तो और भी जो भी बन सकता है हम लकड़ी में लिख सकते हैं। कागज से पुस्तकें बन सकती हैं, नोटबुक बन सकते हैं, समाचार पत्र, खिलौने, कैलेंडर, इस तरीके से। चमड़ा से जैसे कि उदाहरण के लिए बैग बैग बन सकता है और कपड़े भी बन सकते हैं, जैसे कि कोट वोट कुछ बनाना है तो चमड़े का बन सकता है। और प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक से जल पात्र बन सकते हैं, यानी टब, मग्गा, बाल्टी, और प्लास्टिक के तो पेन भी होते हैं, तो वो बहुत सारी चीजों में प्लास्टिक का यूज होता है। रुई रुई से आप तकिया, गद्दे ये बना सकते हैं, तो ये भी रुई से कपड़े भी बनते हैं। तो ये चीजें क्या है, ये जो पदार्थ हैं इनसे कई वस्तुएं बनती हैं। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, यानी हमने अभी ये पता करा कि वस्तु एक ही पदार्थ से बनी, देखो ये इस तरीके से कि वस्तु हमने ये पता किया कि कई बार हमने ऐसा भी पता किया है कि जब एक वस्तु क्या है बच्चों, एक ही पदार्थ से बनी हो सकती है। कोई एक वस्तु एक ही पदार्थ की बनी हो सकती है। बिल्कुल, अगर लकड़ी है, लकड़ी की अगर कुर्सी है, तो वो कुर्सी पूरी की पूरी एक लकड़ी की बनी हो सकती है। प्लास्टिक की बन रही है, तो प्लास्टिक की बनी हो सकती है। टेबल बनवा रहे हैं, मेज बनवा रहे हैं, तो वो पूरी लकड़ी की बन सकती है। यानी पूरी-पूरी एक वस्तु एक ही पदार्थ से मिलकर बनी हो सकती है। जैसे काँच का गिलास मैंने शुरुआत में आपको दिखाया था, उसमें से जब हमने वस्तुएँ सारी इकट्ठी करी थी, तो वो काँच का गिलास पूरा का पूरा एक वस्तु से मतलब एक पदार्थ से बना हुआ था, काँच से। तो इसी तरीके से तो वस्तुएँ जो हैं, कई वस्तुएँ एक ही पदार्थ से मिलकर बनी हो सकती हैं। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी हो सकती है। अब जब वो एक ही पदार्थ से बनी हो सकती है वस्तु, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी मिलकर बनी हो सकती है, बिल्कुल हो सकता है उसमें। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर मैं ग्रेफाइट का लूँ, उसका पेंसिल, आपके पास पेंसिल होती है, तो पेंसिल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, वो लकड़ी का बना होता है, पर लेकिन जो उसके अंदर की जो नुक होती है वो बच्चों, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, यानी कार्बन के अपर रूप की बनी होती है। और इसका मतलब वो 2 पदार्थों से मिलकर क्या है, बनी है। इस तरीके से कई और भी पदार्थ हो सकते हैं जो प्लास्टिक से और धातु दोनों से मिलकर बने हों, या फिर और भी बहुत सारी चीजें हैं जो उसकी बनी हो सकती हैं। जैसे आप अपनी साइकिल में देख सकते हैं, साइकिल में धातु यूज हो रही है, कहीं कहीं पे उसके हैंडल्स और उसमें प्लास्टिक भी यूज हो रहा है। और आप देख सकते हैं कहीं कहीं पर क्या बोलते हैं, और भी बहुत सारी चीजें, मतलब उसमें प्लास्टिक सीट और वो यूज होने के साथ साथ धातु भी है और भी चीज़ों का यूज़ कर लेते हैं उसमें। तो इस तरीके से आप अपनी क्या है, आस-पास की कई चीज़ों को देख सकते हैं कि वो एक से ज़्यादा कई पदार्थों से वस्तुएँ बनी होती हैं। अब फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएँ बनाई जा सकती हैं। तो यानी हम एक ये हमने पता किया है कि एक ही यानी जो वस्तु है, कई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी हो। हमने ये भी पता किया कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से मिलकर बनी हो सकती है, या एक जो पदार्थ है वो कई वस्तुओं में इस्तेमाल
हो सकता है। तो यह कैसे निश्चित किया जाए कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन-सा पदार्थ उपयोगी है? अब हम पदार्थ बनाने वाले हैं बच्चों, तो मतलब कोई वस्तु बनाने वाले हैं बच्चों, तो उसमें जो पदार्थ यूज़ हो रहा है, तो हम कैसे पता करें कि अब गिलास है, जैसे गिलास है, तो गिलास धातु का बना होगा या काँच का बना होगा या प्लास्टिक का बना होगा? क्या हम उसमें कपड़े का नहीं बना सकते या और कोई पदार्थ नहीं ले सकते, रुई नहीं ले सकते क्या हम गिलास बनाने के लिए? हम क्यों है ना उसमें ये धातु और इसका। तो ये जो हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में हमें अभी और भी जानकारियाँ क्या करनी है बच्चों? इकट्ठी करनी है। अभी हमें जानना है कि पदार्थ के गुण की वजह से हम ये सब करते हैं। तो देखिए, यही हम जानने वाले हैं कि पदार्थ के गुण क्या होते हैं। तो देखिए, क्या आपने कभी ये जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता? जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले यही बताया कि जैसे गिलास है वो धातु का, प्लास्टिक का या फिर क्या बोलते हैं धातु, प्लास्टिक या काँच का बना हो सकता है। पर लेकिन ना वो उस कपड़े का क्यों नहीं बना होता है? तो देखिए अध्याय 3 में हम क्या है बच्चों कपड़ों के बारे में, टुकड़े के बारे में हम क्या है जान चुके हैं, उसे याद कीजिए। ये ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। यानी हम गिलास का जो उपयोग करते हैं, आप भी जानते हैं, द्रव पदार्थों को रखने के लिए करते हैं, जो द्रव होती हैं, जो लिक्विड में होती हैं। और इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएँ, तो क्या हमारा ये कार्य काफ़ी हास्यप्रद प्रतीत नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जैसे आप इसमें देखिए, चित्र में देखिए, ये मिनी क्या कर रही है? ये है ना गिलास बनाया देखो इसने और वो भी कपड़े का और देखो इसमें पानी वो रख रही है। और वो पानी क्या हो रहा है? देखिए आप यहाँ पे खुद देख लीजिए कि वो पानी निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इसीलिए गिलास बनाने के लिए हम काँच का, प्लास्टिक का या धातु का या कोई ऐसा पदार्थ का प्रयोग करते हैं जो क्या कर सके जल को रोक सके अपने अंदर बाहर नहीं जाने दे और इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र में हम कागज का प्रयोग नहीं कर सकते कागज का उपयोग करना भी क्या है बुद्धिमानी का कार्य नहीं है क्योंकि कागज जल जाएगा तो इसीलिए पदार्थ के ये गुण होते हैं कि हम उसको उन चीजों के लिए हम क्या है बनाते हैं तो देखिए तब हम ये देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाता है। अब हम चयन करते हैं किसी वस्तु को बनाने के लिए। उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजन पर निर्भर करता है। मतलब हम उसके जो वस्तु बना रहे हैं, उसके पदार्थ के गुण पर निर्भर करता है कि हम कौन-सा पदार्थ उपयोग में ला रहे हैं और उपयोग में ली जाने वाली वस्तु का प्रयोजन हम किसमें करने वाले। प्रयोजन मतलब जैसे कि गिलास का अभी उदाहरण दिया कि हम उसमें द्रव वस्तुएँ रखेंगे और जब द्रव वस्तुएँ रखेंगे तो इसका मतलब ये हमारा प्रयोजन है कि गिलास में हम द्रव वस्तुएँ रखेंगे बच्चों। तो इसलिए हम उसको कपड़े का नहीं बना सकते, कागज का नहीं बना सकते, हम उसे धातु, प्लास्टिक या काँच का बनाएँगे। अतः पदार्थों का वह सब गुण क्या है जो उसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। नीचे कुछ गुणों की विवेचना की गई है। तो हम अब गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ऐसे कौन से गुण हैं जो पदार्थ को अलग करते हैं एक-दूसरे से और उनके प्रयोजन के आधार पे हम उनको वस्तु बनाने में प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे दिखावट, दिखने में तो पदार्थ प्राय एक-दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। बिल्कुल सब अलग-अलग दिखाई देते हैं। जैसे लकड़ी आपको अलग दिखाई देगी, लोहा आपको अलग दिखाई देगा, तो ये बिल्कुल भिन्न दिखाई देते हैं। लोहा भी अलग तो तांबा भी अलग दिखाई देता है और अथवा एल्यूमीनियम भी भिन्न दिखाई पड़ता है। परंतु फिर भी लोहे, तांबे और एल्यूमीनियम में कुछ समानताएँ हो सकती हैं। ये समानताएँ हम देखेंगे और भिन्नता भी देखेंगे, जो लकड़ी से बिल्कुल भिन्न होती हैं, लकड़ी में नहीं पाई जाती। तो क्रियाकलाप 3 क्या है मैं आपको बता देती हूँ। क्रियाकलाप 3 में कि हम अगर लकड़ी का गत्ता लें या तांबे का तार लें या एल्यूमीनियम की शीट लें या चॉक के छोटे-छोटे टुकड़े अगर हम एकत्र कर लें, तो हमें क्या करना है, हमें उनकी चमकीलीपन को देखना है मतलब वो चमक रहे हैं कि नहीं। ना कोई चमकीली दिखाई पड़ रही है उनमें से वस्तु, तो हम उसे अलग कर लेंगे। अगर तांबे के तार चमकते हुए नज़र आ रहे हैं
अलग कर लेंगे उन्हें हम। एल्यूमीनियम की शीट चमकती नजर आ रही है, उन्हें हम अलग कर लेंगे। तो चमकीले पदार्थों को एक समूह में पृथक किया जा सकता है अलग, और जो चमकीले चमक नहीं रहे हैं उन्हें हम अलग कर सकते हैं। अब जैसे ही आपके शिक्षक प्रत्येक पदार्थ को दो भागों में काटें, ताजे कटे पृष्ठों को ध्यान से देखिए। देखो बच्चों, अगर हमारे पास कोई वस्तु है और उसके बीच में से, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये एक रॉड है और इसको बीच में से क्या कर दिया है, धातु के रॉड है और इसको काट दिया है, तो बीच में से ये चमक रहा है, ये चमकीला क्या है, हिस्सा है, निकल आया है। और ये क्या है, इसकी चमक कैसी हो गई है, धुलमिल हो गई है। तो ये एक धातु की छड़ है और इसकी धुलमिल हो गई है। ऊपर से देखने पर इसमें बिल्कुल चमक नहीं है, पर जब हमने काट काटी है तो काट काटने पर क्या हो रहा है, उसकी सतह पर जो सतह है वो चमकने लगती है जहां से काटा गया है। तो वो इसी प्रकार से कहा गया है कि पदार्थों में से कुछ ताजे काटे पृष्ठ चमकीले होते हैं। यानी जिनको बीच में से हम काटते हैं उसके जो बीच का जो पृष्ठ होता है, ताजा जो अभी काटा है, कहाँ से काटा है, यहाँ से काटा है, तो ये जो ताजा पृष्ठ है, ये जो अभी बना है काटने पर, ये पूरी जो संरचना है उससे चमकीला भाग होगा। क्या आप अन्य पदार्थों में इसी प्रकार की कोई चमक अथवा द्युति देखते हैं, यानी कि कोई चमकीली सतह देखते हैं? जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से इन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ कर सकते हो वो कीजिए। यानी हम काट के देखें और पता चलेगा हमें कौन सी वस्तु चमकीली है, कौन सी वस्तु चमकीली नहीं है। तो ये करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, हम टेबल बना सकते हैं। एक तो द्युतिवान वस्तुओं की और द्युतिहीन पदार्थों की हम क्या बना सकते हैं बच्चों, टेबल बना सकते हैं। काटने के स्थान पर आप पदार्थों के पृष्ठों को रेगमाल से रगड़कर ये देख सकते हैं। हम रेगमाल से भी रगड़ सकते हैं और हम देख सकते हैं कि वो द्युतिवान है अथवा नहीं। यानी रेगमाल एक आपने देखा होगा, घरों में कई में इस्तेमाल होता है। आप मुझे बच्चों कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि क्या आपने रेगमाल देखा है। रेगमाल अगर मैं एक कुछ आपको थोड़ा हिंट दूं तो वो इस तरीके से पीले कलर का अ, मतलब कहने की बात है कि एक थोड़ा-सा कागज के ऐसे टुकड़े ऐसे टाइप का ये आपको दिखेगा। उसके एक साइड थोड़ा-सा रफ पार्ट होता है जिसको घिसते हैं, जैसे कि साइकिल की रिम आपने घिसी हो, तो उसपे से जंग छूट जाने के लिए, और कोई भी और पदार्थ दीवार से अगर किसी कुछ चूना-वूना हटाने के लिए भी रेगमाल का प्रयोग किया जाता है। तो आपने रेगमाल ज़रूर देखा होगा, और उसका प्रयोग हम ऐसे ही वस्तुओं पे जिन पे उसकी चमक कम हो जाती है, उसको घिसकर क्या है, उसके भाग को देखा जा सकता है कौन सा चमकीला भाग है। तो रेगमाल से, और पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है, देखिए पदार्थ जिनमें चमक होती है, जिन पदार्थों में, वे धातु होते हैं। तो ये बच्चों आपको ध्यान रखना है कि धातु क्या होते हैं। धातु वो होते हैं जिनमें चमक पाई जाती है। तो हमारे यहाँ पे धातु क्या हो गए, जिनमें चमक पाई जा रही है। और लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम तथा सोना, ये सब धातुओं के गुण है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले यही पढ़ा था कि लोहा, तांबा, एल्यूमीनियम देखने में तो अलग है, पर इनके कुछ गुण क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी ये धातु हैं, ये चमकीले पृष्ठ इनके दिखाई देते हैं। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देते हैं, यानी कि अगर लंबे समय तक पड़े रहे नम वायु या नमी में, तो वो अपनी क्या है, पुरानी चमक जो है वो खो देते हैं, और यानी उनका संचारण हो जाता है, उन पे जंग लग जाती है। तो देखिए द्युतिहीन यानी निष्प्रभ दिखाई देने लगते हैं, यानी वो थोड़े से अचमकीले और थोड़े धुंधले या जंग लगे हुए दिखाई देते हैं। तो ऐसा उन पर वायु, देखिए अब मैंने यही आपको बताया कि वायु और नमी के कारण होता है। यानी वायु में अगर वो पूरे पड़े हैं धातु, तो उनमें इस तरीके से जंग लगने की संभावना बढ़ जाती है, उनका संचारण होने की संभावना बढ़ जाती है। और उसी के रोकने के लिए बच्चों क्या करते हैं, हम पेंट करते हैं। जैसे लोहे का दरवाजा है और पूरे टाइम बरसात में या उसमें क्या है, बाहर पड़ा हुआ है, तो उसमें जरूर क्या लग जाएगी, जंग लग जाएगी, और उसकी जो चमक है वो खो जाएगी। फिर उसके लिए वो बना रहे, उस पे जंग नहीं लगे, तो उसमें क्या कर दिया जाता है,
पेंट कर दिया जाता है, लेप कर दिया जाता है। इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही धुती दिखाई देती है। और अगर हम उसको मान लीजिए कोई रॉड है, लोहे की कील है या कुछ भी है, उसको बीच में से काटें तो हमें वो जो कटा हुआ जो नया सिरा है वहां पर हमें चमक दिखाई देगी। तो इससे हम पहचान सकते हैं ये धातु है। जब आप किसी लोहार या वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को क्या कर सकते हैं, देखने का प्रयास कर सकते हैं। अब देखो बच्चों, हमने ये चमक वाला विशेषता पढ़ ली कि पदार्थ के उस गुण में ये हमने अभी पता किया कि जो चमकीले होते हैं, जिनमें चमक होती है वो धातु होती है, और जिनमें चमक नहीं होती है वो अधातु। अब देखिए कठोरता के आधार पर देख सकते हैं। कठोरता, जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ दबान यानी संपीड़ित करना और कठिन हो जाता है, कुछ तो बहुत ही मतलब दबते नहीं है तो कठिन हो जाता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से क्या हो जाते हैं, संपीड़ित हो जाते हैं यानी दब जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए और इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम और पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चौक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास करें। यानी अगर हम धातु की एक चाबी लें और उसको खरोचने का प्रयास करें इन सभी वस्तुओं को, तो जबकि कुछ अन्य पदार्थों को इतनी आसानी से नहीं खरोचा जा सकता। कुछ पदार्थ तो बहुत आसानी से क्या है, खरोचे जा सकते हैं बच्चों, कुछ पदार्थ आसानी से खरोचे नहीं जा सकते। और वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है यानी दबाया जा सकता है, खरोचा जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, कोमल पदार्थ कहलाते हैं। जबकि अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित यानी दबाया नहीं जा सकता, दबाना कठिन होता है, और वो क्या कहलाते हैं, कठोर पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि रुई, रुई अथवा स्पंज क्या होते हैं, कोमल होते हैं, है ना, उन्हें हम दबा सकते हैं। जबकि लकड़ी क्या होती है, कठोर होती है, लकड़ी को आप क्या है, दबा नहीं सकते। तो ये दोनों ही क्या है, अलग अलग है, कठोर और कोमल के आधार पे। और दिखावट यानी देखने के आधार पे पदार्थों में विभिन्न गुण हो सकते हैं, जैसे कि चमक, कठोरता और खुरदरापन अथवा चिकनापन होना। और क्या आप अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं जो किसी पदार्थ के दिखते नहीं हैं, दिखावट का वर्णन मतलब करते हो, जो पदार्थ क्या करते हो, किसी पदार्थ की दिखने में ऐसे लगते हो कि हम उन्हें अलग कर सकते हो। तो आप क्या है, उनके बारे में आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बताइए। तो बच्चों अभी इसके आगे, कठोरता के आगे और भी वो हैं, क्या मतलब और भी बहुत सारे उनके गुण हैं पदार्थ के, हम वो सभी पढ़ेंगे। पर लेकिन वीडियो क्या हो जाएगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो हम है ना इसको नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। और ये वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी नेक्स्ट पार्ट की। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, और जो बच्चे नए हैं वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपको नई आने वाली जो वीडियो है उसका लिंक आपको मिल जाए, नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। तो इसीलिए आप जरूर उसको बेल आइकन को जरूर दबाएं। और बच्चों ये है कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा समझ में आ रहा है, आप जरूर बताएं। और साथ ही साथ हमारी और भी बहुत सारी वीडियोस होती हैं उसमें, जैसे कि इसमें हिंदी की व्याकरण का चल रहा है टॉपिक्स, तो वो भी उसमें मिलेंगे, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो आप जरूर इसको देखिए। और भी कोई और आपकी कि इस तरीके की क्लासेस होनी चाहिए तो आप जरूर मुझे उसे कमेंट में लिखिए। ओके ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।